गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सोशल साइंस में जो अध्याय 1 है आपका बुक का थर्ड पार्ट, उसमें अध्याय 1 में हम पेज नंबर आज 14 रीड करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला पैराग्राफ है। देखिए, इसके 2 पार्ट्स तो हमने कंप्लीट किए प्रीवियस क्लास में। आज हम इसका थर्ड वाला पार्ट पढ़ेंगे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब जो फ्रांस में जो राजतंत्र का उन्मूलन होता है और उसकी स्थापना होती है वो इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए आप, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही थी। मतलब वो पहले से ही क्या थी, तनावपूर्ण में थी, और उसकी आने वाली स्थिति भी कैसी थी, तनावपूर्ण ही थी। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त क्या चल रही थी, वार्ता चल रही थी। मतलब उसकी गुप्त रूप से बात चल रही थी अंदर ही। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने की क्या बना ली थी, उन्होंने योजना भी बना ली थी। और लेकिन जब तक इस योजना में अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था, और प्रांतों से 1000 स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा भी होने लगे थे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध भी जनता के लिए जंग के रूप में लिया था, और उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट के दी लाइन द्वारा रचित मार्सेली भी था। और यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस में भी कुछ करते हुए गाया था, और इसलिए इस गाने का नाम मार्सेले हो गया। अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। अब उस गाने का क्या नाम हो गया था, मार्सेले हो गया था, जो कहाँ का राष्ट्रगान है, फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षतियों और आर्थिक कठिनाई भी झेलनी पड़ती है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ जाती है, और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता है कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अब क्या हुआ, जो जनता है उनको क्या भारी इससे क्या हुई थी, क्रांतिकारी युद्ध से कठिनाई उनको झेलनी पड़ी थी, और वो उस मोर्चे में उनके पुरुष चले जाते थे तो उनको घर परिवार क्या खुद ही चलाना पड़ता था, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ जाती थी इसके कारण। अब जो 1791 में संविधान था उसमें जो अधिकार थे वो सिर्फ अमीर लोगों को ही प्राप्त थे। मतलब जो गरीब लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था। वो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस भी करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर भी पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन चुका था। मतलब वो भी क्या बन गया था, एक राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। वहाँ पर क्या करते थे, वो राजनीतिक जो बातें हैं उन पर बहस करते थे, उन पर चर्चा करते थे। पर पूरी अवधि में महिलाओं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, और इस अध्याय के खंड 4 में आपकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। अब क्या है, महिलाओं भी उनमें शामिल थी, वो भी क्या अड्डे बना लेती थी, और इस अवधियों पर क्या करती थी, वो भी उन्होंने भी क्लब बना लिए थे, और इस पर वो भी चर्चा करती थी। अब इसमें हम कब पढ़ेंगे, अध्याय 4 जो आपका खंड 4 है उसमें हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे सब। अब जैकोबिन क्लब के मुख्य सदस्य समाज के क्रम समृद्ध हिस्से में आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर भी क्या थे, इनमें शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। उनका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीवार लंबी पतलून पहनने का भी निर्णय कर लिया था, और ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर पर घुटने पहनने वाले ब्रेचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक उनका तरीका था। आगे देखिए, अब पेज नंबर 15 पर आइए। इसलिए जैकोबिनों को सो कुलौत के नाम से भी जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बिना घुटने वाला। ठीक है, सो कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, और वे स्वतंत्रता का क्या थे, प्रतीक थे। मतलब जो स्वतंत्र हुए थे, मतलब आज़ादी का क्या थे, वो प्रतीक थे। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, और परंतु जो महिलाएं थी उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, मतलब उनको अधिकार नहीं था। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना भी बनाई थी, जो कि 10 अगस्त सुबह उन्होंने टेरिटोरियल के महल पर धावा
बोल दिया था और राजा के रक्षकों को मार भी डाला था और खुद राजा को कई घंटे तक बंधक भी बनाए रखा था। अब उनको क्या, उनके जो रक्षक है उनको भी मार दिया था और राजा को बंदी भी बना लिया था उन्होंने। और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया और उसका प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको मत देने का अधिकार दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया, और जो उनका शाही परिवार था उन सबको जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने नए चुनाव कराए जिसमें क्या अधिकार था, 21 वर्ष से सभी अधिक उम्र वाले सभी पुरुष या महिलाओं को सबको मतदान देने का अधिकार था, चाहे जिसके पास अमीर हो या गरीब, मतलब जिसके पास संपत्ति हो या नहीं हो वो वोट दे सकता था। ठीक है। नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया गया 21 सितंबर 1792 को। इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया था। जो हमारा फ्रांस था उसको गणतंत्र घोषित कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार एवं प्रमुख का चुनाव जनता करती है और वह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ गणतांत्रिक देश के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करें और देखें कि गणतंत्र कैसे बने हैं। आतंक राज देखिए इसका, सन 1794 तक के काल को आतंक का युग भी कहा जाता था। रोबेस्पियर ने नियंत्रण, दंड और सख्त की नीति भी अपनाई थी, जिसके हिसाब से गणतंत्र के बीच जो शत्रु थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली में सहमति रखने वाली पार्टी सदस्य बने और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया गया और इससे क्रांति न्यायालय द्वारा मुकदमा भी चलाया गया था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम पर दे दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए मशीन है जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर देते थे। अब गिलोटिन एक ऐसी मशीन है जिससे क्या करते थे, जो इंसान रहता था उसका शरीर 2 भाग में कर देते थे और इस मशीन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। मतलब आविष्कार किसने किया था, गिलोटिन ने, इसलिए उसका मशीन का नाम भी क्या रख दिया था, गिलोटिन रख दिया था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी थी और गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा कीमत पर बेचने के लिए भी बाध्य कर दिया गया था और अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी गई थी। अब उन्हें सब राशन की जो दुकानें वगैरह सब उन्होंने व्यवस्था कर दी थी सरकार ने। और जो महंगा आटा रहता सफ़ेद कलर का, उस पर भी क्या कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी। और नागरिकों के लिए सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया था और बोलचाल और संबोधन वाली बराबरी आचार व्यवहार लागू भी कर दी थी। और उन्होंने परंपरागत मानसूर महाशय और मदाम महोदय के स्थान पर भी सभी पुरुषों और महिलाओं को एक सितौन नागरिक नाम से भी संबोधित किया था और चर्चा को बंद कर दिया और उनके भवनों को भी दफ्तर बना दिया था, मतलब उनके घर को भी अच्छा बना दिया था उन्होंने। आज तक हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।